अभी अपने होटल रूम में आकर चेंज करके अपने ऑफिस की फाइल देख रहा होता है। तभी उसे रोशनी और ईशान का ख्याल आने लगता है। वह अपने मन के उन ख्यालों को झटकने की कोशिश करता है और अपनी फाइल पर ध्यान लगाए रखता है। लेकिन फिर भी जब उसके मन से उन लोगों के ख्याल नहीं जाता तो वो अपनी फाइल को बंद कर देता है और अपने आप से कहता है, जब से आया हूँ ना तब से बार बार रोशनी का और लिटिल मास्टर की ही याद आ रही है। क्या करूँ? बात कर लूँ क्या? हाँ, बात कर लूँगा, तभी जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। वैसे भी जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तभी उन लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूँ और अभी तो मैं उनसे दूर यहाँ पर आ गया हूँ। बात कर लेता हूँ, फिर आराम से काम करूँगा। वह रोशनी को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। वह दोबारा कॉल करता है, लेकिन दोबारा भी रोशनी कॉल पिक नहीं करती। अभी परेशान होने लगता है, लेकिन फिर अपने आप को समझाता है, मैं भी क्या पागल ही हूँ, लगातार कॉल किए जा रहा हूँ। हो सकता है वह बिजी होगी या लिटिल मास्टर के साथ होगी। जब देखेगी तो कॉल कर लेगी ना। वैसे भी वह घर पर है और ठीक है, और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, तो मुझे यही करना चाहिए, वरना मम मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं यहाँ का काम सही से करूँगा, और यहाँ आकर भी मैं परेशान हो ही गया हूँ। इस वक्त फ़िलहाल मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए और काम पर फोकस करना चाहिए। वरुण और शेफाली अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। शेफाली बहुत ज़्यादा खुश होती है। वरुण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है और शेफाली को खुश देखकर वह और ज़्यादा खुश होता है। उसके घर के सारे हाउस हेल्प हैरानी से उन लोगों को देख रहे होते हैं। शेफाली कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग हैरानी से? हमारा बच्चा है और तुम लोगों का मालिक। और हाँ सुनो, जल्दी से हमारे बच्चे का जो कमरा है उसे साफ कर दो, और सारी चीज़ें बिल्कुल सही से साफ होनी चाहिए, वरना अगर कोई भी गलत होगी ना तो फिर तुम लोग याद रखना मैं क्या हाल करूँगी। अब जाओ जल्दी जल्दी सब कुछ करो। वो हाउस हेल्प वहाँ से चली जाती है। शेफाली वरुण की तरफ देखकर कहती है, हमारे बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। मैंने पहले से जो सारी चीज़ें लेकर रखी हैं वह सब मैं उसे नहीं पहनाऊंगी, और ना ही उन सारे खिलौनों से खेलेगा। हम अभी चलते हैं और उसके लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आते हैं। वरुण कहता है, शेफाली रिलैक्स, अभी वह कौन से खिलौनों से खेलेगा, और तुमने तो पहले से उसके लिए कितने सारे कपड़े ले रखे हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे उसके लिए सब कुछ लेकर आना है। चलो ना, चलते हैं हम। शेफाली वरुण की बात मानने से मना करती है। वरुण कहता है, नहीं, इस तरह से उसे बाहर लेकर जाना चाहिए ठीक नहीं है। वह बहुत छोटा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई तो पहले हम उसे डॉक्टर से अच्छे से दिखा देते हैं। अगर डॉक्टर कहेंगे कि हम उसे कहीं ले जा सकते हैं तभी हम लेकर जाएंगे। ठीक है? हाँ, वैसे ये भी ठीक है, शेफाली मुस्कुराते हुए कहती है। वह अपने बच्चे की तरफ एकटक देखती है और कहती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि हमारा सपना पूरा हो गया। मेरा बच्चा मेरे हाथों में है। वो बच्चा इस तरह से अनजान हाथ में और अनजान जगह पर आकर बेचैन हो रहा होता है। उसकी निगाहें उसकी माँ को ढूंढ रही होती हैं। वो अपनी माँ के आलिंगन के लिए तरस रहा होता है। शेफाली और वरुण अपने में ही लगे हुए होते हैं। तभी मीना जी वहाँ आती हैं और बच्चे को इस तरह से देखकर कहती हैं, मैडम मुझे लगता है कि शायद बच्चे को भूख लगी है। आप देखिए ना, वह कुछ चिड़चिड़ा लग रहा है। कैसे वह अपने हाथ पैरों को हिला रहा है और बार बार रो भी रहा है। शेफाली हैरानी से उनको देखने लगती है। वरुण कहता है, हाँ हो सकता है इसे भूख लगी हो। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आप हमारे बच्चे का पूरा ध्यान आप रखेंगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे कोई भी तकलीफ हो। मीना जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं और कुछ देर बाद वह बोतल में दूध भरकर ले आती हैं और बच्चे को पिलाने लगती हैं। शेफाली ध्यान से बच्चे की तरफ ही देख रही होती है। तभी उसकी नज़र वरुण पर जाती है, जो उसको देख रहा होता है। तो वह कहती है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वरुण कहता है, तुम्हारे चेहरे की ये खुशी देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। तो हमने सच में दुनिया तो जीत ही ली है। हमारी दुनिया में बस हमारे बच्चे की ही तो कमी थी। आज वह भी पूरी हो गई है। लेकिन जो इतने दिन मैं इसके लिए तड़पी हूँ ना, तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे।
तुम उस लड़की को बहुत तड़पाओगे, वादा करो मुझे। शेफाली गुस्से से कहती है। वरुण भी अपना चेहरा सख्त करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, उसे तो उसकी एक एक करनी की मैं सजा दूंगा। रोशनी सलाखों के पीछे फर्श पर बैठी होती है। उसने अपने दोनों घुटनों पर अपना सर रखा हुआ होता है। वो बार बार कह रही होती है, मेरा बच्चा मुझे दे दो, वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे अपने खून से सींचा है, मुझे मेरा बच्चा दे दो। तभी एक कांस्टेबल आती है और सलाखों पर डंडा मारते हुए कहती है, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। ये सुनकर रोशनी अपने मन में कहती है, अभिमन्यु, हाँ वही आए होंगे। हाँ, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मेरे बच्चे को कभी मुझसे दूर नहीं होने देंगे। वही होंगे। वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और जब उस सलाखों के पास पहुंचती है तो वरुण वहां पर खड़ा होता है। उसको देखते ही वापस से रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या सोच रही थी कि कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा? ऐसा है कौन जो आएगा तुम्हें बचाने के लिए? इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। वरुण गुस्से से बोलता है। रोशनी चुपचाप बस उसके चेहरे पर देख रही होती है। वरुण कहता है, क्या हो गया? क्या सोचा था तुमने कि तुम उस घर से भाग जाओगी मेरे बच्चे को लेकर? तो मुझे पता नहीं चलेगा। थोड़ा समय लगा मुझे, लेकिन आखिर तुम तक पहुंच ही गया ना। क्यों किया तुमने ये हरकत? अच्छी खासी जिंदगी मिल रही थी तुम्हें उस घर में, तो वह तुम्हें नहीं चाहिए थी। मेरे बच्चे को लेकर दर दर भटकना तुम्हें मंजूर था। कुछ महीनों में तुमने जितना मुझे, मेरे बच्चे को और शेफाली को तड़पाया है ना, उससे भी बुरी तरीके से तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। ये तुम याद रखना। वह मेरा बच्चा है, कोई रिश्ता नहीं है उसका तुमसे या शेफाली से। रोशनी गुस्से में बोलती है। वरुण अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहता है, ओ, तो इतने समय में अब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई है। और क्या कहा तुमने? कि वह तुम्हारा बच्चा है? नहीं है वह तुम्हारा बच्चा, और इसी वजह से तुम यहाँ इस सलाखों के पीछे, और तुम यहीं रहोगी। वैसे तुम ये सोच रही होगी ना कि तुमने तो अच्छी चाल चली, वहां से भाग भी गई और मुझे कैसे पता चली। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब अभिमन्यु सिंघानिया के साथ तुम उस पार्टी में आई थी, वहां पर शेफाली ने तुम्हें देख लिया था और हमने गेस्ट लिस्ट मंगवाई तो शेफाली ने गुस्से में तुम्हारा नाम ढूंढा, लेकिन तुम्हारा नाम कहीं नहीं मिला, तो वह गुस्से में पेपर को फेंक कर चली गई। मैं परेशान था शेफाली की हालत को लेकर और बैठा हुआ था। तभी मेरी नज़र उस लिस्ट पर अभिमन्यु सिंघानिया के नाम पर पड़ी और मेरा शक यकीन में बदलने लगा। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो कुछ महीने पहले अभिमन्यु ने मुझे कॉल करके बताया था कि उसने तुम्हारी मदद की थी और मैं यहाँ आया भी था। लेकिन तब तुमने पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी, क्या कहानी बना दिया कि उसने सच बताने से इनकार कर दिया। खैर, जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने पार्टी के सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, तो मुझे यह पता चल गया कि शेफाली ने जिसे देखा वह कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और फिर हम वहाँ पर आ गए। वैसे हमें तो लगता था तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत टेढ़ी चीज हो। तुमने कितनों को अपनी झूठी कहानी में फंसा रखा है। बेचारा अभिमन्यु भी तुम्हारी भोली सूरत के झांसे में आ गया। वैसे तो मुझे लगा था कि उसे सच्चाई पता है, इसलिए मैं उसे भी सजा देने वाला था, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि तुमने उसे भी फंसा रखा है। कैसे फंसाया उसे? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। रोशनी गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। मेरी तरफ ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचाने के लिए आएगा। अब तुम यहीं रहोगी और तड़पती रहोगी। और फिक्र मत करो, मैं ज़्यादा बुरा भी नहीं हूँ। अपने बच्चे को उसकी माँ के साथ लेकर आऊँगा तुमसे मिलवाने के लिए। और जब तुम उसे शेफाली की गोद में देखोगी ना, उसे सीने से लगाए हुए, उसे प्यार करते हुए, तब तुम और तड़पोगी। और जितना तुम तड़पोगी ना, उतना हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वरुण अपने जबड़ों को कसते हुए बोलता है। रोशनी की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। वरुण वहां से चला जाता है। रोशनी वहीं पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रितु जी अपने कमरे में बैठकर रणविजय जी से बातें कर रही होती हैं और वह उन्हें सारी बातें बताती हैं। रणविजय जी भी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे अभी ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। उसने किसी अजनबी लड़की के लिए अपने पेरेंट्स से इस तरह का धोखा किया। भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा और ना कुछ समझ आ रहा है।
सच कहूँ तो भरोसा तो मुझे तब भी इस बात पर नहीं हो रहा था कि अभी ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी वजह थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सच कहूँ तो मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद कर चुका है। रितु जी परेशान होते हुए बोलती हैं। रणविजय जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी को इतनी बड़ी बात पता होगी, वरना मैं कभी भी उसकी मदद नहीं करता। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। अब जब तक अभी वापस नहीं आ जाता, तब तक क्या बात करूंगी मैं उससे। रितु जी कहती हैं। रणविजय जी कहते हैं, पता है तुम्हें, मुझे हमेशा इस बात का गिल्ट होता था कि मैंने अपने बेटे के साथ समय नहीं बिताया, उसके बचपन को नहीं देखा। जब मैं बड़ा हो रहा था तो उसे सजेशन नहीं दिए, और आज इस इंसिडेंट के बाद तो मुझे और ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। हमारा अभी बहुत इनोसेंट है, और हमें उसे ये बताना चाहिए था कि ये दुनिया कैसी है। मैं तो उस लड़की की बातों में आ गया था, और अगर तुमने उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करके कन्विंस नहीं किया होता तो अभी का नाम कितना ख़राब हो जाता ना, और वो बेमतलब के वो लीगल इशू में भी फंस जाता। रितु जी कहती हैं, हाँ तो हमेशा मुझे इसी बात की तो फिक्र होती है कि अभी के इनोसेंस का कोई फ़ायदा ना उठाए, और देखो यही हुआ है। कोई बात नहीं, एक बार अभी वापस आ जाए फिर मैं उससे बात करूँगी, और उस लड़की को तो वह लोग अपने हिसाब से सज़ा दिलवा ही रहे हैं। अगर मेरी भी कोई हेल्प चाहिए होगी ना, तो मैं भी उसकी सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगी। उसने हमारी फैमिली के इमोशंस के साथ खेला है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, ज़्यादा फिक्र मत करो। मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी कुछ दिनों में आता हूँ। रणविजय जी कहते हैं। रितु जी कहती हैं, नहीं परेशान मत हो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं मैनेज कर लूँगी सब कुछ। रणविजय जी कहते हैं, चलो ये भी ठीक है। वह कॉल कट कर देते हैं। तभी वहाँ पर इंद्राणी जी आती हैं और उनके चेहरे पर देखने लगती हैं। रितु जी सारे से पूछती हैं तो वो कहती हैं, मैडम, मैं अभी बाबा का फ़ोन कई बार रोशनी मैडम के फ़ोन पर आ चुका है। क्या करूं? उसका फ़ोन लाकर मुझे दे दो, और उस कमरे में जो भी उसके कपड़े हैं, उसके बच्चे के कपड़े हैं, पालना, स्ट्रॉलर, जो कुछ भी उन लोगों का सामान है, उन सबको निकाल कर बाहर फेंको। मैं कुछ भी इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। रितु जी गुस्से से बोलती हैं। इंद्राणी जी अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वह रोशनी का फ़ोन लाकर उन्हें दे देती हैं, और तभी वापस से अभी का कॉल आता है। रितु जी कॉल रिसीव करती हैं, और अभी कुछ बोले उससे पहले ही वो जानबूझकर कहती हैं, हाँ अभी बोलो। मम अभी हैरानी से कहता है, हाँ मैं ही बोल रही हूँ, बोलो क्या बात है। रितु जी कहती हैं। अभी कहता है कुछ खास बात नहीं है। वह रोशनी, हाँ ये रोशनी का फ़ोन है, मुझे पता है। वह यहाँ आसपास में नहीं है, तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया। कोई मैसेज देना है क्या उसे? रितु जी कहती हैं। अभी तुरंत बोलता है, नहीं मॉम कुछ खास नहीं, बस वो मिस कर रहे थे अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, इसलिए कॉल किया है ना। रितु जी थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती हैं। अभी को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद मम इसलिए नाराज़ हो रही हैं क्योंकि वह काम पर फोकस करने की बजाय रोशनी को कॉल करके उसका हालचाल लेने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने ही कॉल किया था इसलिए। अभी झूठ बोल देता है। ऋतु जी कुछ भी नहीं बोलती और कॉल कट कर देती हैं। अभी अपने सर पर अपने मोबाइल से मारता है और कहता है, अभी तेरी हरकतें ना किसी दिन तुझे तेरी मोम से सच में पिटवा देंगी। रोशनी उन सलाखों के पीछे एक कोने में अपने घुटने पर सिर रखकर खुद को समेटे हुए बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और उसके मन में सिर्फ ईशान का ख्याल आ रहा होता है। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह हड़बड़ाते हुए उठकर भागते हुए जाती है और उन सलाखों के पीछे से देखती है। एक औरत जिसने छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है, और वह बच्चा चीख चीख कर रो रहा है। एक कांस्टेबल उस बच्चे को औरत से छीनने की कोशिश कर रही है, तो वह उस बच्चे को नहीं छोड़ रही होती है और कह रही होती है, ये मेरा बच्चा है, मैं कह रही हूँ ना, मैंने इसे किसी से नहीं चुराया, ये मेरा बच्चा है। कांस्टेबल उसके हाथ से छीनते हुए कहती है, हर एक दिन तुम्हारे पास एक नया बच्चा आ जाता है, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती किसी माँ को उसके बच्चे से अलग करते हुए? देखा ये बच्चा अपनी माँ से अलग होकर किस तरह से रो रहा है। इंस्पेक्टर कहते हैं, तुम इससे बात क्या कर रही हो? इसे लेकर अंदर डालो और इस बच्चे की तस्वीर लेकर
अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेजो। जिनका बच्चा होगा वह आकर ले जाएंगे। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। खुद एक औरत होकर कैसे किसी औरत की भावनाओं के साथ खेल सकती है। वह कांस्टेबल उसे खींचते हुए जेल के अंदर बंद कर देती है। रोशनी वहीं पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, नहीं, मैंने किसी का बच्चा नहीं छीना। वह मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा भी तो मेरे बिना ऐसे ही बिलख रहा होगा। आधी रात के करीब शेफाली अपने नाइट गाउन में हॉल में अपने बच्चे को गोद में लेकर शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। वरुण भी उसके साथ ही अपनी नाइट ड्रेस में होता है। उसके एक हाथ में दूध की बोतल और दूसरे हाथ में खिलौना होता है, जिसे दिखाकर वह बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शेफाली कभी बच्चे की तरफ देखती है तो कभी वरुण की तरफ और कहती है, ये क्यों शांत नहीं हो रहा है? वरुण जैसे उस समय उसे शांत कराया था, मैं भी तो वैसे ही कर रही हूँ। उसे दूध पिला रही हूँ, लेकिन नहीं पी रहा। अब मैं क्या करूँ? वरुण भी परेशान होकर कहता है, मैंने भेजा है ना उसको बुलाने के लिए। वह आ जाएगी तो फिर देख लेगी। तभी मीना जी वहाँ पर आ जाती हैं। शेफाली ईशान को दिखाते हुए कहती है, देखिए ना, ये फिर से ऐसे रो रहा है। मैंने इसे दूध भी पिला दिया और ये अभी क्यों आधी रात को इस तरह से रो रहा है? अभी तो उसे सोना चाहिए ना। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मीना जी बच्चे को उसके हाथ से गोद में ले लेती हैं और आहिस्ते से अपने कंधे पर लिटाकर प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे धीरे उसको शांत करती हैं। थोड़ी देर में ही वह शांत हो जाता है और सो जाता है। शेफाली और वरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वरुण कहता है, आज से आप यहीं घर पर रहेंगी। ये बिल्कुल भी शांत नहीं होता। ऐसे ये क्यों इस तरह से रोने लगा था? मीना जी कहती हैं, बच्चे को सिर्फ भूख ही नहीं लगती, उसे उसकी माँ की ममता की भी ज़रूरत होती है। और ये अभी कुछ ही महीने का बच्चा है। ये किसी भी वक्त सोएगा और किसी भी वक्त जागेगा। आपको इसके हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं रहिए। और वरुण, तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ। ये मेरे साथ आएंगे। शेफाली अपना हुक्म देती है। मीना जी शेफाली के चेहरे पर देखकर अपने मन में कहती हैं, यह तो यहाँ बहुत खुश है। पता नहीं बेचारी रोशनी की क्या हालत हो रही होगी। यहाँ ये बच्चा भी उसके बिना नहीं रह पा रहा है और वहाँ भी वह तड़प रही होगी। ईश्वर उसको शक्ति दीजिएगा। अब मन्नू के 2 दिनों की ट्रिप में एक बार भी उसे रोशनी से बात नहीं हो पाती है, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उस दिन उसके मोबाइल पर कॉल करने के बाद जब से रितु जी से बात होती है, उसके बाद उसका फ़ोन ऑफ होता है। अभी समझ जाता है कि ज़रूर मॉम ने उससे फ़ोन ले लिया होगा और वह नाराज़ हो रही होंगी। इसी वजह से वह रोशनी के बारे में पूछता भी नहीं है। घर आते ही वह सीधे कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पर ना तो रोशनी होती है और ना ही ईशान। कमरे को इस तरह खाली देखकर वह थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर अपने आप से कहता है, मेरी तो आदत हो गई है हमेशा परेशान होने की। हो सकता है उसे लेकर कहीं घुमाने गई होगी। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद लिटिल मास्टर से मिलूंगा। अभी जब अपनी अलमारी खोलता है और अपने कपड़े निकाल रहा होता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि एक तरफ की अलमारी खाली है, जहाँ पर रोशनी और उसके बच्चे के कपड़े थे। वह हैरान होता है और तभी कमरे में उसकी नज़र पड़ती है, जो कि पूरी तरह से खाली होता है। उसमें ना ही बच्चे का पालना होता है, ना ही उसके खिलौने। अभी थोड़ी नाराजगी से कमरे से बाहर आता है, तभी इंद्राणी जी उससे दिख जाती हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बाबा, आप आ गए? कब आए आप? अभी कहता है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले तो ये बताइए कि रोशनी और लिटिल मास्टर कहाँ हैं और उनका सामान कमरे में क्यों नहीं है? यह सुनकर इंद्राणी जी अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं। यह आपने अपने चेहरा नीचे क्यों कर लिया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। अभी थोड़े गुस्से में सवाल करता है। इंद्राणी जी कहती हैं, बाबा, मैं कुछ नहीं जानती कि क्या बात है, लेकिन जिस दिन आप गए उसके कुछ घंटे बाद ही 2 लोग आए थे, जिनके साथ पुलिस भी थी। छोटे बाबा को वो लोग अपने साथ ले गए और बहू जी को पुलिस अपने साथ पकड़ कर ले गई। ये सुनते ही अभी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल जाती है और वह हैरानी से इंद्राणी जी की तरफ देखने लगता है। इंद्राणी जी की आंखें भर जाती हैं। वह कहती हैं, हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैडम भी बहुत गुस्से में थी। अभी को समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। वह अपने सिर पर हाथ रख लेता है, फिर अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहता है, कौन थे वह लोग? कुछ तो आपको पता होगा, कुछ तो नाम बताया होगा।
हाँ, मैं ज़रूर बताया था उसने अपना नाम। वह बाबा को लेकर चले गए अपने साथ। बाबा, आप बहू जी को लाएंगे ना वापस? मैं बहुत रो रही थी। इंद्राणी जी रोते हुए कहती हैं। अभी गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है और कहता है, ओह, तो लगता है उस वरुण को पता चल गया होगा कि रोशनी यहाँ पर है और इसलिए वह यहाँ आया होगा। उसने मम को सारी सच्चाई बता दी होगी, पर मम को तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। नहीं, मैं रोशनी को इस तरह से जेल में नहीं रहने दूंगा और ना ही उसे उसके बच्चे से दूर रहने दूंगा। वह तुरंत वहां से निकल रहा होता है, तभी वहां पर रितु जी आ जाती हैं। अभी को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाती हैं, तो अभी गुस्से से उनको देख रहा होता है। रितु जी कहती हैं, क्या हुआ अभी? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मॉम, रोशनी और लिटिल मास्टर कहाँ है? अभी गुस्से में पूछता है। रितु जी ये सुनकर नॉर्मल होते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं और अपने हाउस हेल्प को अपने लिए कॉफी लाने को कहती हैं। अभी उनके पास वापस जाकर कहता है, मम, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। रितु जी उसकी तरफ देखकर कहती हैं, पूछना तो मुझे भी तुमसे बहुत कुछ है अभी, लेकिन तुम तुरंत आए हो, थके हुए होगे, इसलिए इस वक्त मैं कुछ भी तुमसे नहीं पूछूंगी। जाओ, जाकर चेंज करो और रेस्ट करो। मुझे आपसे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे कोई रेस्ट नहीं करना। अभी लगभग चिल्लाते हुए कहता है। रितु जी को हैरानी होती है कि अभी इस तरह से उनसे बात कर रहा है। वह भी थोड़ी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, किस लिए पूछ रहे हो तुम उसके बारे में मुझसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वो तुम्हारी पत्नी है या वह तुम्हारा बच्चा है? और इस तरह से मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? गुस्सा मुझे भी है अभी तुमसे। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे इसे कितना हर्ट हुआ पता है तुम्हें? अभी ये सुनकर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। रितु जी कहती हैं, बोलो, अब चुप क्यों हो गए? अभी धीरे से कहता है, मम, मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपको नहीं पता कि किस वजह से मैंने ये झूठ बोला और रोशनी ने क्या सब कुछ सहा है। हाँ, मैं जानती हूँ उसने क्या सब कुछ सहा और उसने तुम्हें क्या झूठी पट्टी पढ़ाई है। रितु जी गुस्से से भरकर बोलती हैं। अभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। रितु जी कहती हैं, हाँ, तुम्हें उसने यही कहा ना कि वह उस बच्चे की माँ है और उसके पति ने उसके साथ चीट किया है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह उस बच्चे की माँ नहीं है। मम, ये आप कैसे बोल रही हैं? आप नहीं जानती कुछ। अभी अपनी बातें बताने की कोशिश करता है। रितु जी कहती हैं, मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई जानने की ज़रूरत तुम्हें है अभी। उसने तुम्हें जो भी कहानी बताई है वह सब कुछ झूठ है। वह सिर्फ उस बच्चे की सरोगेट मदर है और इसके लिए उसने ढेर सारे पैसे लिए हैं और उसका जब लालच बढ़ गया तो उसने तुम्हें ये झूठ कहा। वह उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी और इसलिए वह जेल में है। ये सुनते ही अभी के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है। वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन जैसे उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसकी आंखें भर आती हैं। रितु जी उसके चेहरे को देखकर समझ जाती हैं कि अभी के लिए बहुत बड़ा झटका था। वह ये सच्चाई नहीं जानता था। रितु जी उसके पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, हाँ, अभी उसने जो कहानी बताई वह सब झूठ था। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, बस, और कुछ नहीं। उसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला। उसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। बहुत बुरी है वह। मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। अभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आंसुओं को पोंछता है और वहां से जाने लगता है। ऋतु जी उसका हाथ पकड़कर पूछती हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी गहरी सांस लेकर कहता है, उससे उसके झूठ का हिसाब लेने जा रहा हूँ। यह बोलकर वह वहां से निकल जाता है। रितु जी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस वक्त अभी इतना गुस्से में होता है कि वह उनकी बात को अनसुना कर देता है। रितु जी वहां अपने सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, मुझे पता था कि जब अभी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ठीक भी है। शायद इंसिडेंट के बाद वह ऐसे लोगों पर भरोसा करना बंद कर देगा और दिल की जगह दिमाग से सोचना शुरू करेगा। अब मनु सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है और वह रोशनी से मिलने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, किसी का भी उनसे मिलना मना है। अभी चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, वह कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल है क्या जिससे मिलना मना है? और आपको मुझ पर कोई शक है तो मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरी तस्वीर ले लीजिए, लेकिन मुझे उससे मिलने दीजिए। इंस्पेक्टर एक रजिस्टर बढ़ाते हुए कहते हैं, ठीक है, इस पर साइन करो और अपना मोबाइल नंबर लिखो।
वह तुरंत ऐसा ही करता है। एक कांस्टेबल उसे रोशनी के पास मिलाने के लिए ले जाता है। रोशनी अभी भी एक कोने में बैठी हुई होती है। वह कांस्टेबल कुछ बोल रहा होता है तो अभी उसे मना करता है और धीरे से रोशनी बोलता है। अभी की आवाज़ सुनते ही रोशनी को जैसे उम्मीद मिल जाती है। वह अपना चेहरा उठाकर सामने खड़े अभी को देखती है और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। वह उठकर रवि के पास जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, वो ले गए मेरे बच्चे को। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ले गए वह मेरे बच्चे को। मुझे मेरे बच्चे को दिलवा दीजिए। आपने वादा किया था ना कि मेरा बच्चा मुझसे कभी दूर नहीं होगा। दिलवा दीजिए मेरे बच्चे को मुझे। रोशनी को इस तरह से रोता हुआ देखकर अभी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं। बस कर दो ये नाटक, और कितना नाटक करोगी? ये सुनते ही रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अभी कहता है, तुम्हें क्या लगता है बार बार अपने इन झूठे आंसुओं को दिखाकर मुझे अपनी झूठ में फंसा लोगे? और हाँ, हर बार तुम्हारी ये घटिया चाल कामयाब हो जाती थी, क्योंकि उस मासूम को देखकर मुझे तकलीफ होने लगती थी। लेकिन अभी वह तुम्हारे साथ नहीं है और अब तुम्हारा यह दोहरा चेहरा कोई काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करने के लिए, ये आंसू देखने के लिए नहीं आया हूँ। बस ये जानने के लिए आया हूँ कि क्यों तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्यों तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, पैसों के लिए? अभी की बात करने के तरीके से रोशनी समझ जाती है कि उसे सारी बात पता चल चुकी है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। इसलिए वह कहती है, मैं आपको समझाती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपको नाराज़गी होगी, लेकिन बात यह है कि अभी अपना हाथ उसके सामने करता है और कहता है, क्यों कोशिश कर रही हो कुछ कहने की? तुम्हें फिर से एक नया झूठ बनाकर बोलना होगा, और वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी किसी कहानी में। नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई सफाई, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। और बहुत अच्छा हुआ जो वह बच्चा अपने पेरेंट्स के पास चला गया। तुम्हारे इन घटिया तरकीबों से और चालों से तो बच गया। मुझे ना जितना तुम पर गुस्सा आ रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा है कि मैंने कैसे इंसान की मदद कर दी। मुझे नहीं पता कि ये कानून तुम्हें क्या सज़ा देगा, लेकिन ये बात याद रखना, जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, जो दूसरों को आंसू देते हैं ना, वह कभी खुश नहीं रह सकते, और वही तुम्हारे साथ होगा। तुम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगी। हो सकता है यहाँ से कुछ दिनों में निकल भी जाओगी, लेकिन कोई अपना तुम्हें कभी भी नहीं नसीब होगा, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। अभी वहाँ से चला जाता है। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी की बातें उसके कानों में जैसे गूंजने लगती हैं। वो अपने आप से कहती है, अमन्यु, आपने भी वही किया जो उन्होंने किया। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। मुझे आपसे इतनी बड़ी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन एक बार तो मुझे मेरी बात कहने का मौका देते, मुझे समझाने तो देते कि आखिर मैंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं जानती हूँ कि आपकी नाराज़गी नाजायज़ नहीं है, और आपको भी उतनी तकलीफ़ हो रही है उस बच्चे से अलग होकर जितनी कि मुझे हो रही है। काश कि मैंने आपको ये सच्चाई बता दी होती, तो आज शायद आपको इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती और आप खुद को गुनहगार नहीं मान रहे होते। अभी रोशनी से मिलकर आने के बाद सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वह कमरे के सूने कोनों को देख रहा होता है, जहाँ ईशान के खिलौने और उसका पालना रखा हुआ था। उसकी नज़र खाली बिस्तर पर जाती है, जहाँ वह ईशान को अक्सर लेटा हुआ देखकर उसके साथ बैठकर बातें करता था। वह अपने कपबोर्ड को खोलता है और उसमें से कुछ ढूंढता है। फिर थोड़ी देर बाद उसमें से एक छोटा सा टेडी बियर निकालता है। अभी उसको निकालकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, यह मैं उसे देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि यह मेरे बचपन का सबसे फेवरेट टेडी बियर था, और अब उसका भी होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। बहुत गलत किया रोशनी तुमने। तुम्हें कोई हक नहीं था मेरी भावनाओं के साथ इस तरह से खेलने का। तुमने अच्छे से देखा था कि मैं किस तरह से अपने लिटिल मास्टर के साथ जुड़ गया था, कैसे उसकी दूरी मुझे बेचैन कर देती थी। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुमने सिर्फ अपना सोचा। तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी को अपने कमरे में ही अब घुटन सी होने लगती है। वह अपने कमरे से निकलकर टेरेस पर चला जाता है। उसके हाथ में अभी भी वही टेडी बियर होता है। ऋतु जी को भी अभी को इस तरह से देखकर बुरा लग रहा होता है, लेकिन वह ये बात अच्छे से समझ रही होती हैं कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। इसलिए वह समीर को कॉल करती हैं और उसे बुलाती हैं।
अभी की गैर मौजूदगी में भी उन्होंने समीर को कॉल किया था, तो समीर ने ही उन्हें रोशनी के बारे में सारी बातें बताई थी। समीर तुरंत वहां पर आ जाता है और वह अभी के पास टेरिस पर चला जाता है। उसको देखकर अभी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह समीर के गले लग जाता है और रोने लगता है। समीर उसे शांत कराता है और खुद से अलग करके कहता है, तू पागल हो गया है क्या? इस तरह से क्यों रो रहा है? क्या रिश्ता था तेरा उस लड़की के साथ, उसके बच्चे के साथ? कोई रिश्ता नहीं था ना, बस इंसानियत थी। ठीक है, थोड़ा लगाव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसे पागलों की तरह रोएगा। समीर उसके बाजुओं को पकड़कर कहता है, अभी तू कोई छोटा बच्चा नहीं है जो पसंद के खिलौने के दूर हो जाने से रोएगा। अभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। समीर कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरा अपनापन उस बच्चे की तरफ क्या था, लेकिन क्या फायदा? अब उन सबको सोचकर और मान लेते हैं कि वह रोशनी का ही बच्चा होता तो क्या? उसका तेरे साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। एक न एक दिन तो उसे जाना ही था यहाँ से। और तूने मुझसे वादा भी किया था ना कि जब मैंने तुझसे कहा था कि तुम ज़्यादा उसे लगाव मत बढ़ा, क्योंकि उसके दूर होने के बाद तू खुद को नहीं संभाल पाएगा। और तब तुमने मुझसे कहा था कि हाँ मैंने अपना मन बना रखा है। तो फिर आज उसके दूर जाने से इस तरह से क्यों टूटा हुआ है? अभी कुछ भी नहीं बोलता और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अभी सच्चाई से भागना बंद कर दे, समझा? और यह सब कुछ भूल जा, क्योंकि यह सब कुछ एक दिन तो होना ही था। और अब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच, क्योंकि इन सब की वजह से उन लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ है। वह तेरी तरह इस तरह से रो नहीं सकते हैं, लेकिन जो खुशी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने फील की थी ना, कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, उनके बेटे की फैमिली कंप्लीट हो गई, तो इन सब से उन्हें भी हर्ट हुआ है। और इस बात को समझ और अब अपना समय अपने पेरेंट्स के साथ बिता और सिर्फ उनके बारे में सोच। अभी कोई भी जवाब नहीं देता। वह अभी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए खड़ा होता है। समीर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अभी कुछ देर बाद उसकी तरफ देखता है और फिर धीरे से कहता है, तू ठीक कह रहा है, मुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से मैंने अपनों को बहुत हर्ट किया है। मुझे मॉम को सॉरी बोलना है और डैड से भी माफ़ी मांगनी है। समीर मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाता है और कहता है, ये हुई ना मेरे अभी वाली बात, चल अब मुस्कुरा भी दे। फिर अभी से बिना कुछ कहे वह उसकी तरफ देखने लगता है, तो वह कहता है, ये क्या बत्तख की तरह मुझे देखता रहता है, मुस्कुरा दे। ये सुनते ही उसे रोशनी का कहना याद आ जाता है, जब उसने उसे यह बात कही थी। अभी समीर को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपने मन में कहता है, आई हेट यू रोशनी, हेट यू। शेफाली 2-3 दिनों में ही बच्चे के साथ रहकर जैसी उपसी जाती है। उसे बच्चे का रोना, उसका किसी वक्त उठना, किसी वक्त सोना, सब कुछ बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। मीना जी बच्चे को ज़्यादा संभाल रही होती हैं। शेफाली के लिए खुद की नींद और खुद का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगता है। जिस बच्चे के लिए वह इतने दिनों से बेचैन थी, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका मन उससे भर गया हो। वरुण भी जब शेफाली को इस तरह से करते हुए देखता है, तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वह इस बात को समझता है कि अचानक से इस तरह से बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आ गई है, इसलिए वह इस तरह से बिहेव कर रही है। मीना जी को रोशनी की फिक्र हो रही होती है। वह सोचती है कि वह किसी तरह से रोशनी को इस बच्चे के लिए ले आए। उन्हें अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों उन्होंने रोशनी को यहाँ से जाने दिया, जबकि यह बात अच्छे से जानती थी कि वरुण और शेफाली ज़्यादा दिन उस बच्चे को लेकर दूर नहीं जाने देंगे। फिर भी उसने ऐसा किया। वह अपने मन में कहती है, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। मैं जानती हूँ ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे साहब से बात करनी होगी। रोशनी जिसको ये उम्मीद थी कि जब अभिमन्यु वापस आएगा और उसे सच्चाई पता चलेगी, तो वह उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन जब से अभिमन्यु उससे मिलकर वह सारी बातें कहकर गया होता है, तब से रोशनी की सारी उम्मीद ही टूट जाती है और अभी की बातें उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगने लगती हैं। उसे खुद से जैसे नफरत सी हो जाती है। वह कहती है, बिल्कुल सही तो कहा था अभिमन्यु ने, मैंने उनके साथ धोखा किया, मैंने उनकी भावनाओं के साथ खेला और मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं यही सब तो डिजर्व करती हूँ। वैसे भी मेरी लाइफ में कभी भी कोई अपना नहीं मिला और जिन लोगों ने मुझे अपनाने की कोशिश की, मैंने उनके साथ भी इस तरह से धोखा किया।
मेरा बच्चा भी मेरे साथ नहीं है और शायद वह कभी मेरे पास आएगा भी नहीं। अब मैं जीकर ही क्या करूँगी? नहीं, मुझे कोई हक नहीं है जीने का। अपने बच्चे के बिना इस ज़िंदगी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। एक भाई तो मेरे जीने का सहारा था। जब भाई नहीं मेरे पास होगा, तो मैं क्यों जीऊँगी और किसके लिए जीऊँगी? अमन्यु ऋतु जी के कमरे में जाता है। वह परेशान सी इधर से उधर घूम रही होती हैं। तभी वह दरवाजे पर खड़े अभी को देखती हैं और उसके पास जाकर प्यार से कहती हैं, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ ना। अभी बस उनके चेहरे पर देख रहा होता है। ऋतु जी उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती हैं और उसको बेड पर बिठा देती हैं और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बेटा वह हमारे अपने नहीं थे ना, इसलिए उसने ऐसा धोखा किया। तुम उन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारी मम है, तुम्हारे डैड है, समीर है, हम सब हैं तुम्हारे लिए। और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो बस अपने मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो तुम कुछ मत सोचो, ठीक है? सब कुछ ठीक है, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? अभी अपनी मम का हाथ अपने सर से हटाता है और उनका हाथ पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम वेरी सॉरी मम। ऋतु जी उसके चेहरे को देखने लगती हैं। अभी कहता है, मुझे आपसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बहुत हर्ट किया ना आपको। बार बार आप हर्ट होती रहीं इन सब से और मैं चुप रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऋतु जी अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती हैं, नहीं, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ तो किसी और की वजह से हुआ है ना। तुम अपने मॉम डैड को कभी हर्ट नहीं करोगे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ तुम कोई गिल्ट मत रखो। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं और उसके लिए सिर्फ तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट मायने रखती है और वह सब कुछ भुला देती है। और तुम ये जानते हो ना। अभी अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो बस अगर अपनी मॉम को और अपने डैड को खुश देखना चाहते हो ना, तो सब पुरानी बातों को भूल जाओ और खुश रहो। ओके? रितु जी मुस्कुराकर कहती हैं। अमन्यु अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी मॉम के गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच मॉम। रितु जी उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। सुबह फ़ोन के बजने से अभी की आंखें खुलती हैं। वह मोबाइल उठाकर देखता है तो कोई अननोन नंबर होता है, इसलिए वह फ़ोन को साइड से बंद करके वापस से सोने की कोशिश करता है। वापस से फ़ोन बजने लगता है। अभी से इरिटेट हो जाता है और उठकर बैठ जाता है और कॉल रिसीव करता है। तो उधर से आवाज़ आती है, सर मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप कल जिस लड़की रोशनी से मिलने के लिए आए थे, उसने अपने हाथ की नसें काट ली हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आप उसके रिलेटिव हैं तो प्लीज़ सिटी हॉस्पिटल पहुँच जाइए। हेलो सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? यह सुनते ही अभी बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। वह कुछ देर ऐसे ही सुन रहता है। फिर तुरंत ही वह फ़ोन अपने कानों के पास से हटाता है और बिस्तर से तेज़ी से उतरते हुए जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वह अस्पताल पहुंचकर रोशनी के बारे में पूछता है और उसके कमरे के बाहर जाता है तो वहाँ पर एक कांस्टेबल खड़ी होती है। अभी अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर रोक देती है और कहती है, कौन है आप और कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? आपको पता है ना कि वह एक गुनाहगार है। अभी कहता है वो पुलिस कस्टडी में थी, फिर उसकी हालत कैसे हो गई? वह कांस्टेबल अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी वह डॉक्टर अंदर से आते हैं। अभी रोशनी की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। उनका काफ़ी खून बह चुका है और यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। हम उसे यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन से लाए गए किसी भी अपराधी को आप इस तरह से कहीं और नहीं भेज सकते, वो कांस्टेबल कहती है। अभी डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, अगर हम उन्हें किसी और अस्पताल में शिफ्ट नहीं करेंगे तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो हम क्या कर सकते हैं? उसके इलाज का खर्च पुलिस कहाँ से उठाएगी? कांस्टेबल कहती है। अभी गुस्से में कहता है, जो भी उसका खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर प्लीज उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कीजिए, जहाँ भी आप करवाना चाहते हैं। वैसे मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। अभी अपनी फैमिली डॉक्टर से बात करता है और वह डॉक्टर को बात करवाकर रोशनी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा देता है। यहाँ पर भी वह कांस्टेबल
उसके रूम के बाहर खड़ी होती है। अभी काफ़ी परेशान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह वहाँ पर समीर को भी बुला लेता है। समीर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि रोशनी ऐसा कुछ कदम उठा सकती है। वह भी कांस्टेबल पर गुस्सा करते हुए कहता है, कैसी सेफ्टी है? कोई आपके सेल के अंदर ऐसे कैसे खुद की जान लेने की कोशिश कर सकता है? वह कांस्टेबल कहती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं उसे कैसे वहाँ पर कोई ब्लेड का टुकड़ा मिल गया और उसने अपने हाथ की नसें काट लीं। शायद उसने रात को ही ऐसा किया क्योंकि काफ़ी खून बह चुका है। अब तो ऊपर वाला ही उसकी जान बचाए। हमें तो लगा था कि शायद वह मर गई, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। समीर को उस कांस्टेबल की बात सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और वो अभी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। कई घंटे हो जाते हैं। समीर डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि पहले से उसकी कंडीशन अब ठीक हुई है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। यह सुनकर कांस्टेबल कहती है, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन में बात कर लेती हूँ। एक बार उसको होश आ जाएगा तो फिर उसे लेकर वापस भी तो जाना होगा। अभी तब से उस कांस्टेबल की बकवास को सुन रहा होता है, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वह तेज आवाज में कहता है, आप लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत है या नहीं? किसी भी इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? और आप उसके साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं, जैसे कि वह सच में कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल हो? वह कांस्टेबल कहती है, अब छोटी हो या बड़ी, है तो गुनाहगार ही ना, और आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको इतनी दया है उसके लिए, तो उसकी बेल करवा दीजिए। वैसे भी उसने जो क्राइम किया है, उसके लिए बेल तो उसको मिल ही सकती है। और अगर नहीं करवा सकते तो हम लोगों का काम करने दीजिए। अभी उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। रोशनी को उस आने के बाद डॉक्टर आकर जब ये बात समीर और अभी को बताते हैं और वह लोग उसके कमरे में जा रहे होते हैं, तो वह कांस्टेबल उसे रोक देती है और कहती है, पहले मैं जाऊंगी उसके कमरे में और सब कुछ देख लूंगी, उसके बाद ही तुम लोग जाओगे, वरना कहीं मैं भाग गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कुछ बोल रहा होता है तो समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और इशारे से उसे रोक देता है और वह कांस्टेबल अंदर रोशनी के कमरे में चली जाती है। रोशनी की आंखें बंद होती हैं। वह कांस्टेबल कहती है, क्या हुआ? अभी तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें होश आ गया है। रोशनी उनकी आवाज़ से आंखें खोलती है और उनकी तरफ सुनी आंखों से देखती है, तो कांस्टेबल गहरी सांस लेते हुए कहती है, ओह जिंदा हो, चलो ठीक है, वरना तुम्हारी हालत को देख कर तो हमें लगा था कि तुम निकलनी ऊपर और हमें एक और कमेटी के सामने जवाब देना पड़ेगा। खैर, तुम्हें वह ब्लेड कहाँ से मिला और तुमने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की? रोशनी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह कुछ भी नहीं बोलती है। कांस्टेबल कहती है, अच्छा तो फिर ऐसे काम ही क्यों करती हो कि जीने का मकसद ही नहीं समझ में आता? वैसे तुम्हारे मंसूबा कामयाब हो जाता अगर उस लड़के ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो। रोशनी धीरे से कहती है, किसने मेरी मदद की? वही जो कल तुमसे मिलने आया था और काफी गुस्सा होकर गया था। वैसे जिस तरह से वह तुम पर चिल्ला रहा था, उससे तो लग रहा था कि तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन जब हमने उसे फोन करके बताया कि तुमने अपनी नसें काट ली हैं, तब तो वह भागता हुआ आया, और इतना ही नहीं, तुम तो वहाँ सिटी हॉस्पिटल में थी जहाँ सुविधा नहीं थी, और तो उसने लड़कर तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट करवाया, तभी तुम्हारी जान बची है। कांस्टेबल उसे बताती है। अब मन्नू, रोशनी धीरे से कहती है। कांस्टेबल कहती है, हाँ वही। रोशनी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं। वह कांस्टेबल से कहती है, आप मेरा एक काम कर देंगी? आप उन्हें मुझसे मिलने के लिए 2 मिनट देंगी प्लीज? कांस्टेबल कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं जा रही हूँ, उसे भेज दूंगी, लेकिन तुम किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझी? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। कांस्टेबल बाहर आती है और वह समीर और रवि के पास जाकर कहती है, आप लोग जाकर मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, तब तक मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। कांस्टेबल अपने सीनियर को फ़ोन करने लगती है। समीर अब मनु की तरफ देखता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है और पलट कर समीर की तरफ देखता है। समीर कहता है, क्या हुआ? जाना? नहीं, मैं बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ, तू मिलकर आ, अब मनु बिना किसी भाव के कहता है। लेकिन समीर उससे पूछना चाहता है। अभी कहता है, उसे बता देना। वो वहाँ से चला जाता है। समीर अपने आप से कहता है, अभी का भी कुछ समझ में नहीं आता,
अभी कुछ देर पहले जब कांस्टेबल ने कहा था कि उसकी फिक्र है तो जमानत करवा दो और मैं लड़ रहा था तो उसने मुझे किस तरह से डांटा था। अब मन्नू कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उसकी जमानत करवा देनी चाहिए। समीर कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हम उसकी जमानत करवाना चाहते हैं। वह तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, इसलिए हमें उसकी मदद के लिए आए हैं ना। अभी कहता है, हाँ तो हम उसकी जमानत करवा देंगे, उसके बाद हमारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा। समीर उससे नाराज होते हुए कहता है, लेकिन क्यों, उसने गलती की और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई गुनहगार अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। मैं मानता हूँ कि उसने हमसे झूठ बोला है, लेकिन अगर वह सच में बुरी होती ना तो वह अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करती। तुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या? समीर उसके चेहरे पर चुपचाप बस देख रहा होता है। तो लॉयर से बात कर और उसकी जमानत करवा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से अपने लॉयर से बात करूँगा और मॉम को इसके बारे में पता चले तो वह फिर से परेशान हो। प्लीज़ समीर। अभी की आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है। समीर कुछ सोचने लगता है तो अभी वापस से नाराज़गी से कहता है, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से हेल्प ले लूँगा। तू पागल है क्या? मैं क्यों तेरी मदद नहीं करूँगा? वैसे भी कौन सा तू खुद के लिए बोल रहा है? मैं बात करता हूँ, तू शांत रह प्लीज़। समीर उसको समझाता है। अभी अपना सर हाँ में हिला देता है। समीर रोशनी के पास जाता है। रोशनी इस उम्मीद में होती है कि अभिमन्यु वहां पर आएगा, लेकिन जब वह समीर को देखती है तो उसके चेहरे की उम्मीद खत्म हो जाती है। वो बहुत धीरे से अभिमन्यु के लिए पूछती है तो समीर कहता है, मैं यहाँ पर नहीं है, मैं आया हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? अभिमन्यु ने मना किया है ना मुझे बताने के लिए। मुझे कांस्टेबल ने बताया कि अभिमन्यु यहाँ पर है और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर लाया है। रोशनी समीर की आंखों में देखते हुए बोलती है। समीर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बस इतना बताने के लिए आया हूँ कि अब तुम्हारी जमानत हो गई है तो तुम बिल्कुल फ्री हो। समीर ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है तो रोशनी उसे रोकती है और समीर उसकी तरफ देखता है। तो रोशनी कहती है, मुझे अभिमन्यु से बात करनी है, प्लीज़ एक बार तो कहो मुझसे बात कर लेने के लिए, और अगर वो इतनी नाराज़ है तो क्यों मेरी मदद कर रहे हैं। समीर हल्के से अपने होठों को टेढ़ा करते हुए मुस्कुराता है और कहता है, यही तो उसका मुझे समझ में नहीं आता। किसी से नाराज़ होता है, नफरत करता है, फिर भी उसके लिए ही सोचता है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करता, जबकि तुमने उसे इतना हर्ट किया है, वह भी सारी सच्चाई जानने के बाद कि किस तरह से बचपन से वह अपने रिश्ते के लिए तरसता रहा है। खैर, तुमसे सब कुछ कहने का क्या मतलब है? शिकायत भी तो अपनों से ही की जाती है ना। और तुम्हारा क्या रिश्ता है हमारे साथ? हॉस्पिटल के सारे बिल पे हो गए हैं तो तुम एक दो दिन यहाँ और रहोगी, उसके बाद तुम जहाँ चाहो जाओ, आज़ाद हो। समीर वहाँ से चला जाता है। क्यों अभिमन्यु, क्यों हैं आप इतने अच्छे, जो मुझसे नाराज होकर भी मेरी तकलीफ आपसे देखी नहीं गई? क्यों नहीं छोड़ दिया था मुझे मरने के लिए? क्यों सबसे लड़कर आपने एक बार फिर मुझे बचाया? क्यों? रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के समय जब रितु जी अभी को बुलाने के लिए कहती हैं तो हाउस हेल्प बताती है कि वह काफ़ी सुबह ही कहीं चले गए हैं। रितु जी को हैरानी होती है कि इतनी सुबह वह कहाँ गया। वह उसे कॉल करती हैं तो वह उनका कॉल रिसीव नहीं करता और बस मैसेज कर देता है कि वह इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर आया है और ऑफिस में डायरेक्ट मिलेगा। रितु जी ऑफिस आ जाती हैं और उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं, जिस वजह से वह उसी में बिजी हो जाती हैं। लेकिन जब वह मीटिंग से फ्री होती हैं और अभी के बारे में पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह अब तक ऑफिस नहीं पहुंचा। रितु जी उसके लिए और परेशान होने लगती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं फिर से वह रोशनी के कारण तो किसी परेशानी में नहीं है। वह उसे वापस कॉल करती हैं, तब तक वह वहाँ ऑफिस में आ जाता है। रितु जी उससे मिलने के लिए बुलाती हैं। अब मन्नू जब आता है तो वो वैसे ही परेशान होकर कहती हैं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे डायरेक्ट ऑफिस में मिलोगे, लेकिन तुम यहाँ नहीं आए, कहाँ थे? समीर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डील पर डिस्कशन कर रहा था, उसके बाद उसी के साथ बाहर चला गया था।
अभी धीरे से बोलता है। यह सुनकर रितु जी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बस ऐसे ही थोड़ी सी परेशान हो गई थी। अभी कहता है, सॉरी मम। नो प्रॉब्लम बेटा। चलो, मुझे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो मैं चलती हूँ। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स भिजवा दिए हैं तुम्हारे केबिन में, तो देख लेना। रितु जी उसे काम बता देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अभी अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है और कहता है, एक बार फिर से मुझे तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ा। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तब से मुझे अपने मम से झूठ ही बोलना पड़ा है। हर वक्त तुम्हारी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन ये आखिरी बार था। आज के बाद ना तो तुम होगी और ना तुम्हारी वजह से कोई झूठ होगा। रोशनी अगले 3-4 दिन अस्पताल में रहती है। इस बीच ना तो एक बार भी अभिमन्यु वहाँ पर आता है और ना ही समीर। रोशनी ये बात बहुत अच्छे से समझती है कि वह लोग बहुत ही ज़्यादा उससे नाराज़ हैं, इसलिए वह यहाँ पर एक बार भी नहीं आए। उसके लिए अब कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से कहाँ जाए। तो वह यह फैसला करती है कि अब चाहे जो भी हो, उसे किसी भी तरह जीना ही है, और वह भी अकेले ही। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के दिन डॉक्टर उसे बताती है कि आज उसे डिस्चार्ज किया जाएगा, और जिन्होंने उसे एडमिट कराया था वह यहाँ पर उससे मिलने के लिए आने वाले हैं। यह सुनकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। वह बहुत ही बेसब्री से अभिमन्यु का इंतजार करने लगती है, लेकिन अभिमन्यु नहीं आता, बल्कि समीर वहाँ पर आता है। समीर को देखकर रोशनी खुश तो होती है, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें अभिमन्यु को ही तलाशती हैं, जो कि समीर बहुत अच्छे से समझता है। वह उसके बिना कुछ पूछे हुए ही कहता है, वह नहीं आएगा। वैसे आता तो मैं भी नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम था और वह तुम्हें कुछ जानकारी देनी थी, इसलिए आया हूँ। रोशनी चुपचाप उसके चेहरे पर देखने लगती है। समीर कहता है, तुम्हारे एडवोकेट वर्मा आ गए हैं और वह भी यहाँ पर आने वाले हैं। यह सुनकर रोशनी थोड़ी सी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही एडवोकेट वर्मा भी वहाँ पर आ जाते हैं। रोशनी की इस हालत को देखकर उन्हें भी काफ़ी बुरा लगता है। रोशनी उनको देखती है तो जैसे किसी अपने के होने का उसे एहसास होने लगता है। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, रोशनी, ये सब कुछ क्या है? रोशनी कुछ बोलती नहीं, वह रोने लग जाती है। वो कहते हैं, रोशनी क्या हुआ है, मुझे बताओ। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। मैं घर गया था, तब तुम्हारे चाचा चाची ने बताया कि तुमने अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी कर ली है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर तुम्हारे पड़ोसियों ने भी बताया कि तुमने किसी से शादी कर ली है। मुझे लगा कि अब तुम शायद अपनी लाइफ में खुश हो, और फिर मुझे भी कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा और मुझे पता नहीं चल पाया। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया था कि कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और रोशनी नाम बताया था। मैं तब से ही परेशान था कि क्या हो गया, और कल ही वापस आया हूँ। बताओ क्या हुआ है? रोशनी कहती है, वह अंकल, बात यह है कि। फिर वह चुप हो जाती है। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, रोशनी, मैं तुम्हारा वही अंकल हूँ जिससे तुम अपनी बातें शेयर करती थी। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी माँ का दोस्त था, बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ। बताओ क्या बात है? तुम्हें कुछ भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी सारी बातें बता देती है। यह सब कुछ सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, और समीर को भी यह सब कुछ काफ़ी बुरा लगता है। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, तुम्हारे चाचा चाची पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, कभी से भी। लेकिन फिर भी मैं मजबूर था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को भी सज़ा दिलवाऊंगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उन सबको भी। अंकल, मुझे किसी को कुछ सज़ा नहीं दिलवाना, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। आप मेरा बच्चा दिलवाएंगे ना? रोशनी आंखों में आंसू लिए कहती है। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, अभी तुम मेरे साथ चलो, बाकी सबकी फिक्र मत करो। रोशनी अपना सिर हाँ में हिलाती है। फिर वह समीर की तरफ देखकर कहती है, समीर, अब मन्नू से कहना कि एक आखिरी बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद मैं ना ही उससे मिलने की कोशिश करूँगी और ना ही बात करने की। बस एक बार प्लीज़। वह तुमसे मिलने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए चल सकती हो। तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, मैंने वहीं पर अभिमन्यु को बुलाया हुआ है। समीर को सोचकर बोलता है। रोशनी इससे खुश हो जाती है। रोशनी और समीर जब समीर के ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर अभिमन्यु पहले से ही मौजूद होता है। अभिमन्यु रोशनी को देखता है तो हैरान हो जाता है। वह समीर के चेहरे पर देखता है। समीर कहता है, अभिमन्यु, एक बार बात कर ले।
एक बार तो उसकी बात सुन ले। अभिमन्यु कहता है, तू जानता है कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता, फिर क्यों? समीर कहता है, एक आखिरी बार प्लीज। वैसे भी रोशनी की मदद करने के लिए एडवोकेट वर्मा है, तो वह अपना देख लेगी। तो एक बार उसकी बात सुन ले मेरे लिए। समीर वहां से बाहर चला जाता है। अभिमन्यु चुपचाप खड़ा होता है। रोशनी उसके चेहरे पर देखती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी कोई भी बात कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन मेरा इंटेंशन सच में आपको तकलीफ देने का नहीं था। जब मुझे समझ में आ गया था कि मैंने ये झूठ बोलकर गलत किया, तब मैंने सोचा कि मैं सच्चाई बता दूंगी, लेकिन मैं नहीं बता पाई। अभी गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, तुमने झूठ बोला ही क्यों? रोशनी कहती है, मैं घबरा गई थी जब आपने पहली बार वरुण को बुलवाया था और कहा था कि उस बच्चे को उसके माता पिता दोनों का प्यार मिले, तो मुझे लगा अगर मैं आपको बता दूंगी कि उन लोगों ने मुझे किस तरह से धोखा दिया है और ये बच्चा उनका है, तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। बस इसलिए, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभिमन्यु अपना सिर हाँ में हिलाता है। रोशनी कहती है, आपने मेरी जितनी मदद की है मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अंकल आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि वह मुझे मेरे बच्चे को दिलवा देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे? अभी उसके चेहरे पर एकटक देखता है और फिर कुछ कदम बढ़कर उसके थोड़ा करीब आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच बस एक कदम की दूरी होती है। रोशनी हैरान सी उसकी आंखों में देख रही होती है। अभी कहता है, हाँ बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पूरी करोगी उसे? रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है। अभी कहता है, तुम्हें जब तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा तो तुम उससे मुझे देकर उसे भूल जाओगी? यह सुनते ही रोशनी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी नॉर्मल होकर कहता है, क्यों? क्यों नहीं दे सकती तुम? तुमने कहा ना कि अभी मैंने जो भी तुम पर एहसान किया है वह तुम जीवन भर याद रखोगी, तो उस बच्चे को मुझे दे देना। रोशनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं उससे दूर होकर नहीं जी सकती। अभी उससे दो कदम पीछे हट जाता है और अपने जबड़ों को कसते हुए कहता है, हो तो तुम उससे दूर होकर नहीं जी सकती, और उसके माता पिता से उसे दूर कर दिया, उन्हें उनके बच्चे के बिना तड़पने के लिए छोड़ दिया। ये हक किसने दिया था तुम्हें? हो सकता है कि तुम्हारे एडवोकेट ने कहा होगा कि वह तुम्हें बच्चे को दिलवा देंगे, लेकिन मुझे अगर ये मौका मिलेगा ना, तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से अलग करवाने में। और आज समीर के कहने पर मैं तुमसे मिल लिया, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद गलती से भी मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की या मेरी मदद लेने की कोशिश मत करना। अभी गुस्से से वहां से चला जाता है। रोशनी वहीं किसी मूर्त की तरह खड़ी अभिमन्यु की बातें सोचती रह जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।